तो आज का हमारा लेक्चर है 12th की सीरीज में सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हेनरीज लॉ। कल हमने पढ़े थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। हमने देखे थे फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन। इसमें हमने कवर किया था टेम्परेचर, प्रेशर, इंप्यूरिटीज वगैरह। इंप्यूरिटीज कवर नहीं करे थे हम लोगों ने, कवर किए थे टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। आज हम लोग देखने वाले हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है? अब ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को मद्देनजर रखते हुए हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या दिए, एक लॉ दिए। उस लॉ के अंदर क्या बोले कि जितना ज्यादा प्रेशर डलेगा गैस के ऊपर उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। कहां पे? किसी भी लिक्विड में। तो द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, ये बोले हेनरी ने। पर ये हेनरी का मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना है हेनरी के लॉ का, तो हेनरी का लॉ स्टेट्स दैट जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का या किसी भी गैस का, पार्शियल प्रेशर क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। किसके मोल फ्रैक्शन के? जो गैस डिसॉल्व होने वाली है उस लिक्विड के अंदर, उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिप्लेस होता है किसी कांस्टेंट से, और एक कांस्टेंट आता है 1/k, ठीक है। और एक k के ऊपर डैश लगता है, इज इक्वल टू क्या आता है? x, ठीक है। अब ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको मिस इंटरप्रेट मत करना। हेनरी का कांस्टेंट क्या आता है तीसरी स्टेप में? p इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ये है जो के एच, इसको बोलते हैं क्या? हेनरी का कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो हमने चीज पढ़ चुके हैं वो क्या है? ये मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें जो आगे के कंसेप्ट है वो पीछे क्लियर हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट अभी मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो आपको नया टर्म लगेगा, ठीक है ना। तो मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर हम पढ़ने वाले राउल्ट लॉ में। पार्शियल प्रेशर को आप समझना है तो बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी मान लीजिए कोई बंद कंटेनर है, ये बंद कंटेनर और पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन बस ऐसी स्टेबल पोजीशन पे है और इसके अंदर लिक्विड है। ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो जो प्रेशर, ये जो वेपर्स या जो गैस है वो इस कंटेनर पे और लिक्विड की सरफेस पर लगाएंगे या जो पिस्टन पर लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा? वही पार्शियल प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। एक ऐसा प्रेशर किसी भी बंद वेसल में, कंटेनर में, जब उसके अंदर के वेपर या गैसेस उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएं उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। या उतनी प्रेशर वो पिस्टन में लगाएंगे तो उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। या वही प्रेशर जो कि गैस के कंटेनर की वॉल्स पे लगे उसको प्रेशर बोलते हैं। अब भाई मैं एक चीज और बता रहा हूँ, गैस की कंटेनर में लिक्विड के अंदर का प्रेशर की बात नहीं कर रहा मैं। कहां पे प्रेशर की बात कर रहा हूं? जहां पे गैसेस मौजूद है या वेपर्स मौजूद है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब हेनरी का लॉ आप समझ गए होंगे क्या कहता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हमने बहुत डिटेल्ड में पढ़े थे कल के लेक्चर के अंदर। तो आज हम लोग हेनरी के लॉ के क्या देखेंगे? एप्लीकेशंस, ठीक है। आज हम लोग हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। हेनरी का लॉ क्या बोलता है एक बार फिर से? जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल टू होता है किसके? के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो कि डिसॉल्व होने वाली है। अब मैं इसमें आपको एक चीज और बता दूं, ये जो के एच की यूनिट होती है ये होती है क्या? टॉर, टीओ डबल आर। अब प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती है भाई। जो पी आर प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। सबसे पहली यूनिट क्या होती है? बार। ये बार वाला बार नहीं है ना जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये बार प्रेशर वाला बार है। अब कैसे याद रखेंगे? बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से क्या नापते हैं? प्रेशर नापते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसको कहा जाता है। 1 एटीएम मतलब एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम पे लग रहा है, तो ये हम पर लगने वाला प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है ना, 1 एटीएम। उसके बाद एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं पास्कल, ठीक है। पास्कल साइंटिस्ट थे जिनने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, बचपन में अगर आपने प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपने ये पढ़े होंगे कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। फिर आपको एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई आर दी शोल्डर स्ट्रैप्स ऑफ द बैग आर ब्रॉडर देन यूजुअल। तो आपने उसमें लिखे होंगे बिकॉज इफ इट इज वेरी मीन्स नॉट ब्रॉड, इट इज very narrow then it will exert more pressure on the shoulders of student,
इवेंचुअली लीडिंग टू इंजरीज, या आपने क्लास 9th में करे होंगे। आपने एक और चीज देखेंगे, वाई आर दी नाइफ्स ब्लंट, मींस ब्लंट नाइफ कैन नॉट कट थ्रू अ वेजिटेबल और पेपर। आपने लिखे होंगे बिकॉज द सरफेस एरिया ऑन द टिप ऑफ द नाइफ इज वेरी लेस, बिकॉज ऑफ दैट द प्रेशर कैन नॉट बी exerted on desired area and hence it cannot cut through objects. So in order to increase more in order to exert more pressure we have to decrease the area। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि आपने एक और फॉर्मूला देखोगे, फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है, आपने बचपन में सब किए होगे। समझ में आए ये बचपन के आंसर से जो मैंने अभी रिसाइट किया 9th क्लास के। ठीक है, एनसीईआरटी में आज भी गिवन है, सिलेबस कट नहीं हुआ होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तीसरी यूनिट होती है। ठीक है, और एक चौथी यूनिट होती है क्या, टॉर। ठीक है, अब देखिए प्रेशर की एक यूनिट से दूसरी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और मैंने क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, क्या होती है मोल फ्रैक्शन की यूनिट, यूनिट लेस होता है। तो प्रेशर की यूनिट से प्रेशर की यूनिट कैंसिल, मोल फ्रैक्शन वापस से क्या आ गया, यूनिट लेस आ गया। ठीक है ना। अब देखेंगे अपन लोग इसके क्या एप्लीकेशंस। सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशंस की, भाई हेनरी का लॉ यूज कहां होता है। हेनरी का लॉ सबसे पहला यूज आता है भाई इसका ब्रीदिंग के अंदर, जो सबसे बेसिक लॉ है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बोले तो हम सांस ले पा रहे, क्यों, हेनरी के लॉ के कारण। क्यों हेनरी का लॉ, भाई प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर तभी तो हम, वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो पा रही है। ठीक है, प्रेशर है ऊपर तभी ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो रही है। अब केमिस्ट्री के अंदर में नहीं घुस रहा, हीमोग्लोबिन लेकर आता है ऑक्सीजन को, वो सब में नहीं जा रहा। ठीक है ना, अभी सिर्फ बेसिक सा एग्जांपल देना है फिजिक्स से रिलेटेड। दूसरा ब्रीदिंग का एक और एग्जांपल है, जब माउंटेन के ऊपर कोई आदमी रहता है, सपोज करिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, एक माउंटेन है और ये नॉर्मल एक प्लेन एरिया है। ये माउंटेन पे एक आदमी है और ये प्लेन पे एक आदमी है। ठीक है, नीचे प्लेन ऊपर माउंटेन। तो देखिए ट्रोपोस्फियर जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है वो कितने किलोमीटर की होती है, 16 किलोमीटर की होती है। ठीक है ना, ऑन एन एवरेज 16। ठीक है, वेरी करती है, पोल्स पे अलग होती है, इक्वेटर पे अलग होती है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए 8 किलोमीटर का माउंटेन है, मतलब 8000 मीटर का माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8000 कुछ मीटर होती है। तो भाई देखो एटमॉस्फेयर इस पे कितना बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा था, पर इस पे तो प्रेशर भाई 8 किलोमीटर से कम हो गया ना, मतलब इस पे इतना बड़ा प्रेशर कॉलम नहीं बचा है, अब इसका प्रेशर कॉलम इससे कम हो गया। जिसके कारण क्या हुआ कि जो माउंटेनर्स होते हैं, जो माउंटेनियरिंग करते हैं, वो लोग को एक एनोक्सिया करके कंडीशन होती है, या बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वो लोग माउंटेनियरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, माउंट एवरेस्ट में एक डेड जोन भी आता है। डेड जोन आता है बोले तो अगर उस एरिया के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आपको सांस मतलब लेने में दिक्कत होगी और ब्लड ऑक्सीजन लेवल आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डिजीनेस। डिजीनेस बोले तो चक्कर आना, नींद आना और उसके बाद इवेंचुअली डेथ। ठीक है ना, इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं वो क्या अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है, ये तो पहला एप्लीकेशन था ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है ना, एनोक्सिया कंडीशन आप लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, और यहीं पे मैं एक सब पॉइंट देके एनोक्सिया लिख ले रहा हूं। ठीक है ना, अब ब्रीदिंग में एक और पॉइंट है कि भाई डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स, नाम सुने आपने स्कूबा डाइवर्स। ड्राइवर नहीं है, डाइवर है, याद रखना। ठीक है ना, ड्राइवर क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर। डाइवर क्या होता है, गोताखोर। ठीक है ना, गोताखोर मतलब ऐसे लोग जो पानी के अंदर जाते हैं और मछलियां या तो मतलब ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स को ऑब्जर्व करे, एक्वेटिक लाइफ ऑब्जर्व करे, वो लोग डाइवर्स होते हैं। या उनका कुछ स्पेशल पर्पस भी होता है, जैसे टीम होती है डाइवर्स की जो डेड बॉडीज फाउंड करती है। ठीक है ना, ये कहीं पे भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो। अब ध्यान से समझिए, जो स्कूबा डाइवर्स हैं ये क्या करते हैं, आपने देखे होंगे मूवीज में, एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। पानी के अंदर प्रेशर हाई होगा कि लो होगा, मैं आपको बता दूं, आप जितने नीचे पानी के जाते जाएंगे प्रेशर उतना हाई होता जाएगा। याद रखिए प्रेशर को कैसे, ऊपर से नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, बस याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने में प्रेशर बढ़ता है, बस ये एक नियम है। पहाड़ के ऊपर प्रेशर लो है, समुद्र के नीचे प्रेशर हाई है। ठीक है ना, ये रूल है, यही नियम है। अब देखिए क्या होता है, इनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनमें क्या होती है, ऑक्सीजन ही होती होगी भाई। ठीक है ना, ऑक्सीजन ही होती होगी सिलेंडर्स में, ऑक्सीजन में। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ऑक्सीजन के साथ साथ एक और गैस होती होगी, एक नाइट्रोजन गैस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में। पर नाइट्रोजन गैस इनके सिलेंडर्स के अंदर नहीं होती, क्यों नहीं होती है भाई,
अगर इनके सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस डाल दिए तो क्या होगा, इनके जो ब्लड वेसल है वो क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। कैसे बर्स्ट हो जाएंगे, पानी के अंदर है तब तक तो ठीक है, जैसे ही पानी के बाहर आए और मास्क हटाए तो भाई हेनरी का लॉ अप्लाई होगा। हेनरी का लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो मोल्स जो गैस के डिसॉल्व होने वाले मोल फ्रैक्शन वो भी बढ़ेगा। तो जैसे ही आपने मास्क लगाया, आप नाइट्रोजन जो थी वो ब्लड में डिसॉल्व होना चालू हो गई, पहले तो समझ नहीं आई। उसके बाद जैसे ही आपने प्रेशर हटाए तो कोक की जैसे बॉटल होती है ना, जैसे एकदम से बबल बाहर आते हैं, तो नाइट्रोजन गैस बाहर आने होगी तो आपकी वेन्स और आर्टरीज पूरी बर्स्ट हो जाएगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बेंड्स। क्या बोलते हैं इनको, बेंड्स। तो इससे बचने के लिए डाइवर्स ने क्या किए, साइंटिस्ट ने क्या किए, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में इनर्ट गैस डालना चालू कर दी। ठीक है ना, इनर्ट गैस बोले तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है ना, बहुत सारी गैसेस होती है। तो अब उसमें बेसिकली नियॉन गैस या आर्गन गैस डाला जाता है, कुछ बुक्स में नियॉन है कुछ में आर्गन है, ठीक है ना। तो ये दूसरी कंडीशन है काय की, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ का पहला एनॉक्सिया था, दूसरा था बेंड्स, ठीक है ना। अब हेनरी लॉ और कहां अप्लाई होता है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक्स में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। काय में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या महत्व है भाई, आपने सोडा पिए ठंड के टाइम पे, सॉरी गर्मी के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे जब आप सोडा पीते होंगे तो वो एक प्रेशराइज्ड एक चेंबर होता होगा जिससे वो ऐसा टैप टैप कर करके ग्लास के अंदर आपको सोडा निकाल के देता होगा। वो भाई वो जब आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे ना तो जो मीटर है वो बैरोमीटर रहता है, प्रेशर रहता है उसके अंदर, ठीक है ना। प्रेशर की क्या जरूरत पड़ी, अभी मैंने बताया एज द प्रेशर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन एनी लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो गैस डिसॉल्व है वो बढ़ने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि पानी के अंदर बहुत अच्छे से घुल सकती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनने में आसानी होती है। और ये जो कोक, पेप्सी, स्प्राइट, लिम्का, मिरिंडा, ये दुनिया भर के है ना जो चल रहे, माउंटेन ड्यू, रेड बुल, ये मॉन्स्टर एनर्जी, ठीक है, स्टिंग भी शायद कार्बोनेटेड है, पता नहीं मेरे को। तो ये सब देखिएगा आप, ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कोल्ड स्टोरेज में बहुत ठंडे में रखा जाता है, क्यों, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इनकी बॉटल बर्स्ट भी हो सकती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है उनके अंदर, ठीक है ना। तो ये दूसरा एप्लीकेशन था। तीसरा एप्लीकेशन हेनरी के लॉ का आता है। हेनरी के लॉ का तीसरा एप्लीकेशन वाटर एक्वाटिक एनिमल्स में आता है। एक्वाटिक एनिमल्स में कैसे आता है मैं ध्यान से बताता हूं आपको अभी, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक कुछ बुक्स में मेंशन होगा, कुछ में नहीं होगा। भाई मेरी गर्दन मत पकड़ना भैया, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रहा हूं इसके, ठीक है ना। देखो एक्वाटिक एनिमल में कैसे, जो मछलियां होती है ना, मछलियां, ये मछली ऊपर की सतह में तैरने से बचती हैं। तैरने से क्यों बचती हैं, इसीलिए क्योंकि ऊपर की जो वाटर की जो लेयर होती है वो सीधे सनलाइट के कांटेक्ट में होती है, जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाती है। कल पढ़े थे, सेम चीज होती है तो उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत जाती है, कहां पे, हॉट वाटर में। इसीलिए जो मछली रहती है उनके लिए सुटेबल जो टेम्परेचर होता है कोल्ड वाटर में होता है, क्योंकि गैस ज्यादा डिजोल्व कोल्ड वाटर में होती है। आप इसको एक एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी के लॉ में। अब देखते हैं इसके लिमिटेशंस, ठीक है, अभी देखेंगे अपन लोग इसके लिमिटेशंस। तो अभी हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। क्या देखेंगे अभी, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है ना। तो लिमिटेशंस क्या क्या है, सबसे पहले मेरी बात सुनिए, लिमिटेशन होती है क्या, खामियां, कमियां। अब हेनरी के लॉ में क्या कमी है, सबसे पहली बात कि अगर गैस पे मैं बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं तो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आने लग जाती है, ठीक है ना, ये बात है। तो अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, पहला लिमिटेशन ये है, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर नॉट टू लो, और प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर नॉट टू हाई, ठीक है। क्यों नॉट टू हाई, इसलिए नॉट टू हाई क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो गया तो क्या होगा, गैसेस लिक्विड फॉर्म में आने लगेंगी, केएच की वैल्यू पे अंतर आएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफर कर जाएगी ओरिजिनल वैल्यू से। दूसरा, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन हो गई तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाएगा, जिससे नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे असर पड़ेगा, ठीक है। और नेचर अगर चेंज होगा तो फिर से केएच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि केएच की वैल्यू नेचर ऑफ
सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पे भी निर्भर करती है। ठीक है, कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, CO2 बहुत ज्यादा पानी में घुलती है, ऑक्सीजन नहीं घुलती। ठीक है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है। और आइडियल कंडीशंस होनी चाहिए। अगर कंडीशन आइडियल नहीं है तो ये जो हेनरी के लॉ है इसकी जो वैल्यूज है गड़बड़ाने लग जाती हैं। अभी आइडियल कंडीशन क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या है, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले अगले सेशन के अंदर जब हम कवर करेंगे राउल्ट लॉ। अभी इस लेक्चर में हेनरी लॉ इतना ही है। आज हम लोग हमारे नए लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट राउल्ट लॉ। अभी तक हमने पढ़ लिया था हेनरीज लॉ और उसके एप्लीकेशन, उसके लिमिटेशंस। ठीक है, अब आज से हम राउल्ट लॉ के बारे में स्टडी हमारी चालू करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए राउल्ट लॉ होता क्या है। राउल्ट एक साइंटिस्ट का नाम था, और जब भी सोल्यूशन बनता है तब क्या होता है, दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, एक होता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और एक होता है वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब ये वॉलेटाइल क्या होता है, ध्यान से समझिए। वॉलेटाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो इवापोरेट हो सके। इवापोरेट का मतलब क्या है, जैसे पानी, पानी को मैंने जमीन में डाला, पोछा लगा दिया, जमीन कैसे है, अभी बहुत ही गीली जमीन है, ठीक है, अगर आप छुएंगे तो आपको मॉइस्चर अलग ही समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अगर पोछा लगा हुआ है और बहुत देर हो गए तो उसके बाद पानी सूख जाएगा। पानी सूख के कहां गया, एटमॉस्फेयर में गया, क्या बन गया, वेपर बन गया, वेपर फॉर्म में आ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या बर्फ वेपर बनती है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो भी होगा बता देना कमेंट में। बर्फ से भी डायरेक्टली वेपर बनता है, याद रखिएगा, बट रेट ऑफ वेपोराइजेशन कैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए राउल्ट ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई सॉल्यूट, जिसका कोई वॉलेटाइल सॉल्यूट है पहले तो जो वेपर प्रेशर बनेगा उस पे, वो उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा उस वॉलेटाइल सॉल्यूट का भी। ठीक है ना, अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है पहले हम समझते हैं, ध्यान से समझिए वेपर प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई ये डब्बा है, बंद डब्बा, बंद डब्बे के अंदर कोई सॉल्यूशन है, कोई प्योर सॉल्यूट बोल दूं या सॉल्वेंट बोल दूं, चलो मान लीजिए कोई प्योर सब्सटेंस है ए, जो कि कैसा है, वॉलेटाइल है। कि कोई प्योर लिक्विड है ए, जो कि क्या है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो कि इवापोरेट हो सके। तो याद रखिएगा एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वेपर और जो लिक्विड बन रहा है, मतलब वेपर का लिक्विड कन्वर्जन और लिक्विड का वेपर कन्वर्जन, ये सेम रेट पे आ गया। मतलब अगर यहां से अगर 10 वेपर उड़ रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल अगर इवापोरेट हो रहे हैं, तो 10 मॉलिक्यूल यहां से क्या होंगे, कंडेंस होंगे। ठीक है, वेपर का लिक्विड बनना क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन, और लिक्विड का वेपर बनना क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। आपने देखे होंगे विक्स वेपोरब होता है, बहुत कॉमन एग्जांपल। वेपोरब का क्या मतलब है, आप विक्स को सूंघते हैं कि चाटते हैं, ठीक है, कुछ लोग चाट भी सकते हैं, ठीक है, ऐसी हरकतें नहीं करना। वेपर को हमेशा क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है, समझ गए। आपने एक और नाम सुने होंगे ये वेपर से रिलेटेड, जो पेट्रोल होता है वो वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, अगर आपने कभी भी थोड़ा इंग्लिश बैकग्राउंड में ध्यान दिए तो बोलते हैं कि पेट्रोल आफ्टर फिलिंग द टैंक you have to put the cap as soon as possible because पेट्रोल वेपोराइजेस कंटिन्यूअसली, ये आपने सुने होंगे। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है। वेपोराइज का मतलब क्या है कि वो लिक्विड फॉर्म से कैसा बन रहा है, वो गैस फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है, गैसियस स्टेट में आ जा रहा है, अपना स्टेट कन्वर्ट कर दे रहा है, तो ये वेपोराइजेशन का मतलब है। अब आपने इसको रियल लाइफ में कहा कहीं देखा है, कहीं अगर मैं आपसे पूछूं, मैं बोलूंगा हाँ, आप बोलेंगे भैया कहाँ, एक बॉटल लेना, उसमें पानी भरना, पानी नॉर्मल पूरा मत भरना, आधा भरना या आधे से कम भरना, और उसको छोड़ देना बहुत दिन तक के लिए। अभी मेरे पास एक बॉटल है, अगर ये बॉटल को मैं नॉर्मली ऐसे रखूं तो इसमें आपको कोई ऐसे वेपर वेपर नहीं दिखेंगे, यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल नहीं दिखेंगे। और अगर मैं इसको बहुत दिन तक छोड़ दूं, कहाँ छोड़ दूं, नॉर्मली अगर कहीं पे रख दूं, तो क्या हो जाएगा, वो बॉटल के ऊपर कंडेंसेशन, एक बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल दिखने लग जाते हैं। आप एक बॉटल को रख के देखिएगा, उसके ऊपर एकदम ऐसी परत लग जाएगी पानी की, कंडेंस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई वेपर जो पानी के वेपर बॉटल के अंदर तो होंगे, वो कंडेंस तो हो रहे हैं, पर
एक ऐसा फेज आता है जब वेपर लिक्विड में और लिक्विड वेपर में सेम रेट से कन्वर्ट हो, उस रेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम समझाया, ठीक है। ये जो डेफिनेशंस में आता है ना, क्या आता है डेफिनेशन में कि एट इक्विलिब्रियम एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम का ये मतलब है, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये था वेपर प्रेशर, क्या कि किसी कंडीशन में जब वो कंडीशन इक्विलिब्रियम के अंदर हो और जो वेपर्स हो उस बंद कंटेनर के अंदर, वो उस लिक्विड सरफेस पे, क्योंकि देखो भाई गैस जो होती है, जो वेपर जो होते हैं, वो भाई सरफेस देख के टेम्परेचर नहीं लगाते, सरफेस देख के प्रेशर नहीं लगाते। प्रेशर वो वॉल्स पे भी उतने ही एग्जर्ट करेंगे जितना लिक्विड की सरफेस पे एग्जर्ट करेंगे, बराबर से। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स in a closed container at equilibrium on the surface of the liquid or at the walls of container is known as vapor pressure of the liquid। ये क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है ये, वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, ठीक है ना। अब राउल्ट लॉ ने इसी पे बात किया। राउल्ट ने बोला कि भाई देखो, अब दो टाइप के सॉल्यूट हो सकते हैं, सॉल्यूट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो ऐसे सॉल्यूट जो हवा में उड़ सके, जैसे कि अगर मैं वाटर में अल्कोहल मिला दूं तो अल्कोहल भी खुद इवोपरेट हो सकती है, वाटर भी खुद इवोपरेट हो सकता है। पर क्या मैं अगर वाटर में NaCl मिला दूं तो क्या वो इवोपरेट होगा, नहीं होगा ना। NaCl क्यों इवोपरेट नहीं होगा, जब आप पानी में नमक घोल के उसको पूरा इवोपरेट कर दो तो आखिरी में नमक बचता है ना, ठीक है। तो इसीलिए बचता है, क्यों बचता है, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि इवोपरेट नहीं होता, और एक होता है वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि इवोपरेट होता है, ठीक है ना। अब राउल ने इन दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन दिया। क्या इक्वेशन दिया कि ऐसे सॉल्यूशन जिस पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लागू होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उसमें जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है किसका, सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के, मास ऑफ सॉल्वेंट के। क्योंकि भाई सॉल्वेंट तो पक्का होगा ना, क्या, वॉलेटाइल, अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, याद रखिएगा ये क्वांटिटी मोल फ्रैक्शन में ही ली जाती है, ठीक है ना। पर जब हम इसको और ऐसे डिस्क्लोज करें तो ये आता है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है रिप्लेस होता है कांस्टेंट से पी नॉट ए एक्स ए। ये पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है ना। ये आता है हेनरी सॉरी राउल्ट लॉ का एक्सप्रेशन फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन लोग वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। वॉलेटाइल सॉल्यूट में राउल्ट ये बोलता है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा, उसमें सॉल्यूट का भी कंट्रीब्यूशन है और सॉल्वेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐसे, मतलब ऐसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसा मैथमेटिकली नहीं होता है, ये एक्चुअली में होगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब सॉल्यूट का भी प्रेशर मिला दे, सॉल्वेंट का भी प्रेशर मिला दे, तो वो पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा। अभी आया कहां से, मैं बता रहा हूं कहां से आया, ठीक है। पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। ये किसने दिया था, एक जॉन डेल्टन नाम के साइंटिस्ट, ये उनने दिए। तो हेनरी ने सॉरी राउल्ट ने, मेरे मुंह से बार बार हेनरी आ रहा है, ठीक है, सॉरी, राउल्ट का है ये लॉ, ठीक है ना। तो राउल्ट ने इसमें सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू पुट किया, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू पुट किया। प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की क्या वैल्यू थी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय ए, एंड सॉल्यूट की वैल्यू क्या थी, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और ये इक्वेशन आ गया, ये दिया राउल्ट ने।
अच्छा, यूज कहां पे आता है? अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आने वाली है, आइडियल नॉन आइडियल इक्वेशन, अभी सॉल्यूशन आने वाला है इसके बाद में। तो आइडियल नॉन आइडियल में यही सब चीजें आएंगी, इसी का थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन आएगा, ठीक है ना, आइडियल नॉन आइडियल में। अभी ये बहुत बेसिक सी चीज है, कई बार आपको पूछ लेता है व्हाट इज राउल्ट लॉ, बच्चे कंफ्यूज कि राउल्ट लॉ है क्या भाई। राउल्ट लॉ कुछ नहीं है, राउल्ट लॉ यही बोलते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, फर्स्ट इज फॉर राउल्ट लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सेकंड इज राउल्ट लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। Raoult law for non-volatile solute states that the vapor pressure of any solution is directly proportional to the vapor pressure of mole fraction of solvent. Then directly proportional sign replaces with a constant that is P naught A, that is vapor pressure of pure liquid A at any constant temperature. समझ में आया कि नहीं आया? सिमिलरली आप थ्योरी में ऐसा लिख सकते हैं। हिंदी में अगर आपकी खोपड़ी में घुसा है तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको इंग्लिश में लिखना आ जाएगा, क्योंकि साइंस जैसे सब्जेक्ट में आपके नंबर स्पेलिंग्स में और ग्रामर में नहीं काटते। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी एवरेज या बिलो एवरेज भी है, आपको नंबर मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से राउल्ट लॉ आपको इस सेशन में क्लियर हुआ होगा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखे थे राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ में हमने पढ़े थे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, वॉलेटाइल सोल्यूट और उनके जो प्रेशर निकल के आते हैं वेपर प्रेशर, वो हमने देखे थे। आज हम पढ़ने वाले आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं विच फॉलोज क्या, विच फॉलोज राउल्ट लॉ। और नॉन आइडियल ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो कि फॉलो नहीं करते। समझ में आया? अब देखिए फॉलो करने का क्या मतलब है। इनके जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका जो वेपर प्रेशर निकल कर आएगा सॉल्यूट, वो कितना आएगा? पी नॉट। अगर नॉन वॉलेटाइल है, अगर नॉन वॉलेटाइल की बात की जा रही है, मैंने आपको कल पढ़ाया था दो टाइप के होते हैं। अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात की जा रही है तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल कर आएगा वो आएगा पी नॉट एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, ये निकल कर आएगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। अगर मैं वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात करूं तो ये फॉलो करेंगे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये फॉलो होगा। अब सॉल्यूट में क्या रख देंगे हम लोग, वही एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, कल हमने देखे थे। ये राउल्ट लॉ को फॉलो करने वाले आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, थ्योरी वाइज आता है। पहले तो एक्सप्लेन राउल्ट लॉ, ठीक है, आया तो देख लीजिए, पिछला लेक्चर में आई बटन में दे दूंगा। दूसरा आता है कि एक्सप्लेन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें के बाद आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो अभी हम डिफरेंस पे भी चल रहे हैं, पहले आप ये समझिए। उसके बाद यहां पे देखिए इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, पहले मैं आइडियल के एग्जाम्पल बता दूं। जब आप बेंजीन में टोल्यूइन मिला दो, जब आप आयोडोमीथेन में ब्रोमोइथेन मिला दो, जब आप एन मतलब नॉर्मल हेक्सेन में आप नॉर्मल हेप्टेन मिला दो। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, जिनका पूरा सिलेबस हो गया, ये जो मैंने आपके जो एग्जाम्पल दिया हूं ये बड़े सिमिलर एग्जाम्पल है, मतलब ये सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें डेल एच जो कि एंथैल्पी होती है मिक्सिंग के बाद, डेल मतलब होता है चेंज इन, एंथैल्पी मिक्सिंग के बाद वो क्या होती है, इज इक्वल टू जीरो होती है। मतलब एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। अब ये एनर्जी के अंदर मिक्स करने के बाद चेंज ना आने का क्या एग्जांपल है, समझिए इस बात को। अगर कोई सॉल्यूशन एनर्जी रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है मिक्स करने पर, तो आपका एक दिमाग चलेगा कि एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, केमिकल रिएक्शन जरूर प्रोसीड हुई होगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ही है द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्डर बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज
chemical reaction, and for breaking that bonds we required energy, and the energy required can be in the form of given out energy or taken in energy. मतलब एक तो बाहर दी हुई एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है या अंदर ली गई एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, उस बेस पे फिर रिएक्शन डिसाइड होती है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो इक्वल टू जीरो तो नहीं आएगी ना, चाहे कोई भी केस हो, चाहे एंडोथर्मिक का केस हो चाहे एक्सोथर्मिक का केस हो। पर यहां पे देख रहे हैं ऑन मिक्सिंग द del H द चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। समझ गए? अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट ये होता है कि डेल मतलब चेंज इन वॉल्यूम, change in volume after mixing is always equal to zero. What do you mean by change in volume is always equal to zero? This means if you are mixing 10 milliliters of such liquid and another liquid 20 milliliters, then the resultant will be 30 ml, not more than this and not less than this. Means change in volume will be negligible or will not be there. Okay, इसका मतलब है वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप 20 और 30 मिला रहे हैं तो 50 ही निकल कर आएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन, अगर आप 50-50 मिला रहे हैं तो 100 ही निकल कर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 20 ml कोई लिक्विड डाले, 20 ml कोई और डाले और आपके पास जो रिजल्टेंट है वो 50 ml आ गया या 30 ml आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। अब देखते हैं हम नॉन आइडियल की तरफ। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, मैंने नोटेबल रिप्रेजेंटेशन बनाया हूं, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। नॉन आइडियल को थोड़ा उधर लिखते हैं। तो नॉन आइडियल होता है क्या, सॉल्यूशन। तो भाई नाम से ही क्लियर है नॉन आइडियल। ठीक है, तो नॉन आइडियल के अंदर आता है, देखो ये फॉलो राउंड लॉ कर रहा था, तो नॉन आइडियल क्या करेगा, इट डजंट फॉलो राउंड लॉ। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब इसमें देखिए दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन आते हैं। सबसे पहला है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और दूसरे आते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो नेगेटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो आप इस बात को समझिए कि रिएक्शन तो हो रहा होगा क्योंकि नॉन आइडियल है, रिएक्शन हो रहा होगा। अब रिएक्शन में अगर कोई चीज जुड़ रही है या कम हो रही है तो उनके लिए दो केस अलग अलग बने हुए हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे। सपोज करिए कि पॉजिटिव डेविएशन से आप क्या समझते हैं, हमने वेपर प्रेशर निकाले थे 10 टॉर या बार जो भी है 10 है ना, कोई भी मैं यूनिट नहीं लिख रहा, यूनिट स्पेसिफाई अभी मैं जा नहीं रहा। मान लीजिए हमने कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर निकाले थे 10, आ कितना गया 12। कैसे आएगा 12, मैं बताता हूं कैसे आएगा। अब मैं डिटेल्ड आपको पूरा वेपर प्रेशर बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब भी एक सॉल्यूट जो होता है वो मिलता है कि इसमें सॉल्वेंट में, सपोज करिए कोई बंद कंटेनर है, या मैं इसको यहां ना बना के यहां बीच में बनाता हूं, ये कंटेनर दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। अब इसके सरफेस पे लिक्विड के क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, मैंने कोई सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट मिलाने के बाद क्या हुआ, वो था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद देखो, सॉल्यूट मिलाने का मतलब क्या है, आपने रेत डाल दी पानी में, रेत पूरी नीचे बैठ गई तो उसको मिलाना बोले क्या, नहीं। मिलाना क्या होता है, आपने नमक घोले, नमक डिसअपियर हो गया, दैट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या, दिख नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें मैंने सपोज करिए डाल लीजिए था शुगर, या शुगर नहीं लेते, NaCl लेते हैं क्योंकि नॉन आइडियल का एग्जांपल है ना। ठीक है, अब NaCl का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नहीं है। सपोज करिए मैंने 1 मोल NaCl लिया था, पानी में जाने के बाद वो कितना मोल हो गया, 2 मोल। तो यहां पे मैंने 1 मॉलिक्यूल डाला था और हो कितने गए, 2। अब देखिए अगर 1 मॉलिक्यूल यहां से जगह ब्लॉक करता तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज हो जाता, क्योंकि जब आप
कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो या ऐसा मतलब ऐसी चीज डाल दे जिससे वो जो सतह है जहां से वो वेपर्स निकल रहे थे उनको ब्लॉक कर दे, तो अब क्या पहले जितने वेपर्स निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। जैसे सपोज करिए कि स्कूल जाने के 10 रास्ते, 5 पे पुलिस लगी है, तो क्या पूरे बच्चे उस दिन स्कूल आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, कुछ ट्रैफिक में फंसे रह जाएंगे, स्कूल वाले एंट्री नहीं देंगे। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, अगर रास्ते ब्लॉक हो गए तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो वेपर प्रेशर है ना, यहाँ पे ही हम लोग पूरा वेपर प्रेशर को क्लियर कर देते हैं। वेपर प्रेशर एक्चुअली में होता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। मैं बॉइलिंग पॉइंट से इसलिए रिलेटेड कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। क्या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? अगर आप 10th में रहते तो अगर मैं आपसे यही चीज पूछता, आप बोलते द सब्सटेंस अ टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बॉइल, तो मैं आपको गुड बोलता, गुड बेटा शाबाश। पर आप अभी 12th में आ गए। 12th में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, देन इट इज नोन एज क्या? बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? जब उस लिक्विड पे लग रहा प्रेशर, उस लिक्विड पे उसके वेपर के द्वारा डाला गया प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आपने पानी को कभी बॉइल होते हुए देखे? देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे। क्या होता है? पानी एकदम ऐसा अजीब सा होता है, उबलने लग जाता है, उसकी सरफेस पे हलचल मचने लगती है। मतलब अब उसके जो ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था जिसके कारण वो एकदम स्टिल था, वो प्रेशर हट चुका है। कैसे हटा? टेम्परेचर दे देके, एनर्जी दे देके। तो क्या बैठी इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन बैठी टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of any liquid is equal to the atmospheric pressure, that temperature is known as boiling point of liquid। समझ गए? ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ गई। अब देखिए, हम कॉन्सेप्ट से भटकते नहीं है। ये दो मॉलिक्यूल ब्लॉक हो गए तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अब मैंने निकाला, सपोज करिए मैंने इसका वेपर प्रेशर पहले निकाला था, इसका 10 होना चाहिए, पर इसका वेपर प्रेशर तो 10 से भी कम हो गया। कितना आ गया? 8 आ गया। तो वेपर प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ ना। इसी फिनोमिना को नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता तो पॉजिटिव डेविएशन होता, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। जहां पे भी डिसोसिएशन हो जाए, जहां पर भी डिसोसिएशन हो जाए, वहां पर नेगेटिव डेविएशन होता है। समझे कि नहीं समझे? जहां पर भी एसोसिएशन हो जाए वहां पर पॉजिटिव डेविएशन होता है। ठीक है? पॉजिटिव डेविएशन कैसे? अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया, सपोज करिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ मेरे को निकल कर दे रहा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर रख देंगे वाई एक्सिस में, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या रख देंगे? टाइम रख देंगे या कंसंट्रेशन रख देंगे। तो क्या आएगा? टाइम रखेंगे तो सीधा सीधा ग्राफ जाएगा, कंसंट्रेशन रखेंगे तो एक जगह पे ये स्टिल हो जाएगा ग्राफ। ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे? कंसंट्रेशन इधर रखेंगे और वेपर प्रेशर इधर रखेंगे। अब क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन एक ऐसा इक्वल है, हम मान के चल रहे हैं, पर वेपर प्रेशर क्या होते जा रहा है? कंसंट्रेशन के साथ कम होते जा रहा है। या इसको ऐसे मत समझिए, बहुत टेक्निकल हो रहा है। अब बस ऐसे समझिए कि कोई ग्राफ है, नॉर्मल सा ग्राफ है, कोई नॉर्मल सा ही ग्राफ है, और ग्राफ में हमने प्लॉट किए थे भाई वेपर प्रेशर के टेम्परेचर के साथ कोऑर्डिनेट ये आने चाहिए। ठीक है? ये था टेम्परेचर और ये था वेपर प्रेशर। ठीक है? ऊपर जाते हुए ये आने चाहिए, पर भाई जो रियल कोऑर्डिनेट्स है वो आ ही नहीं रहे हैं। तो या तो ऊपर जा रहे हैं एक्सपेक्टेड के, या तो नीचे जा रहे हैं एक्सपेक्टेड के। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? नॉन आइडियल कंडीशन बोला जाता है, विच इज डिवाइडेड इनटू एसोसिएशन और डिसोसिएशन। समझ में आया कि नहीं आया? अब डिसोसिएशन का तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, NaCl क्रिस्टल्स ब्रेक डाउन इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। बट एसोसिएशन का क्या एग्जांपल है? अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको डाइमर। क्या? डाइमर। ये क्या होते हैं डाइमर? पॉलीमर सुने होंगे आपने, पॉलीमर। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर? पॉलीमर इज अ सब्सटेंस, या पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल लाइक पॉलीथीन। मैंने पॉली इथीन को अलग अलग इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं पॉलीथीन बोल देता तो आपको समझ में नहीं आता। पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली का मतलब है विनाइल क्लोराइड की लंबी चेन।
पॉलीइथीन का मतलब है इथीन की एक लंबी चेन, ऐसे डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल का एक जोड़ा, उसको बोलते हैं डाइमर। अब ऐसा क्यों होता है ध्यान से समझिए। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने होंगे बड़े पहले 10th क्लास में, अगर सुने तो कॉन्ग्रेचुलेशन, पढ़ाई अच्छी की। अगर मैं कोई वेट ले रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो याद रखिएगा जो मैं क्वांटिटी एज्यूम करता हूं ना कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो हमेशा डबल आती है। क्यों डबल आती है? इसलिए डबल आती है क्योंकि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण दो मॉलिक्यूल एक साथ ऐसे चिपके हुए आते हैं। दो मॉलिक्यूल, थोड़ा गलत बन गया क्या, OH मैंने उल्टा लिख दिया, ये OH। अब हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस चार्ज है, जिसके कारण क्या होता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, दुनिया का नियम है, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक अट्रैक्ट्स अनलाइक, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया ये? क्या डाइमर में क्या होता है, डाइमर में दो मॉलिक्यूल एक साथ चिपक जाते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब इनका वेट लो और कुछ कैलकुलेशन करो, तो भाई आना कुछ और वेपर प्रेशर चाहिए था पर बढ़ के, क्योंकि मैंने सपोज किया था कि दो मॉलिक्यूल की जगह कैप्चर करेगा वो, पर कैप्चर कितने मॉलिक्यूल की किया, एक ही मॉलिक्यूल की कैप्चर किया। आना था 10, आया कितना, 12, ज्यादा वेपर प्रेशर आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा कैलकुलेटेड जो डेविएशन था कैलकुलेटेड से ऊपर आया, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक चीज और है इसमें, ये है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उनमें जो एंट्रोपी होता, सॉरी एंथैल्पी होती है मिक्सिंग के बाद की, मिक्सिंग के बाद की, वो इक्वल टू जीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैंने अभी आपको बताया, एसोसिएशन और डिसोसिएशन जहां पे भी होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसका एक एग्जांपल क्या है, जो साइबेरिया, अलास्का, रशिया, चाइना, जहां जहां पे बर्फ पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे बर्फ हटाने के लिए क्या करते हैं मालूम, सरकार पानी की जगह, गर्म पानी की जगह या कुछ ऐसे फ्लेम थ्रोअर्स की जगह ये जो सॉल्टी वाटर होता है ना सी का, वो छिड़कती है, वो स्प्रे करती है। उससे क्या होता है, सॉल्ट के मिलने के कारण या सॉलिड सॉल्ट फेंकने के कारण बर्फ पे एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी रिलीज होने के कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, अब क्या होता है वो छोड़ दीजिए, बर्फ पिघलती है। यहां देखिए एनर्जी रिलीज हुई मतलब एनर्जी में चेंज आया, और चेंज आया इसका मतलब क्या हुआ कि डेल एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगी, मतलब मिक्सिंग के बाद की जो एनर्जी है वो चेंज होगी ही होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी नहीं तो क्या नाम से, या तो एब्जॉर्ब होगी नहीं तो इमिट होगी, ठीक है ना, या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी नहीं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब देखिए दूसरी चीज आती है इसमें, वॉल्यूम में चेंज। मिक्सिंग के बाद इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो भी बिल्कुल इक्वल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वॉल्यूम? इसलिए नहीं रहेगा वॉल्यूम क्योंकि अगर वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने वॉल्यूम को जीरो के बराबर ला दिया, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो आ गया, तो आइडियल सॉल्यूशन आ गया। वॉल्यूम चेंज होने का क्या मतलब है, बॉन्ड डिसोसिएट या एसोसिएट हुए होंगे, जिसके कारण मॉलिक्यूल फैले या पास में आए होंगे, जिसके कारण किस में चेंज आया होगा, वॉल्यूम में चेंज आया होगा। इसी कारण वॉल्यूम भी चेंज होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में। यहाँ पे डेल वो क्यों लिखे भाई हमने नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि भाई पॉजिटिव के केस में बात अलग है, ठीक है, पॉजिटिव के केस में वॉल्यूम कम हो जाता है, नेगेटिव के केस में वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो दोनों के लिए बात अलग है, इसलिए भाई हमने बीच का रास्ता निकाला, नॉट इक्वल टू जीरो लिख दी। समझ में आया कि नहीं आया? एक चीज और है, यहाँ डेल एच मिक्सिंग में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो आपको क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, पहला क्या, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो आप क्या दोनों के बना लेंगे, अगर बना लेंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, जय हिंद।